हेलो मेरे दोस्तों, आज हमारी कॉस्टिंग की तीसरी क्लास है और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हम इसमें स्टार्ट करा था। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने मटेरियल कहा कि एलिमेंट कॉस्ट मिलकर बनता है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस से, जिसमें मैंने मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल आपको प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में समझाया। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस के बारे में, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। फिर ओवरहेड की भी बात करेंगे, ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या कहते हैं आपको क्लियरली समझ में आया, इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं वो भी आपको क्लियरली समझ में आता है। आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला हमारा तीसरा पॉइंट है, पहला हो गया डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, तीसरा हो गया डायरेक्ट लेबर। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, डायरेक्ट वर्ड कब लगता है और इनडायरेक्ट वर्ड कब लगता है, बस ये समझ गए तो हर एक चीज समझ जाओगे, क्योंकि कॉस्ट तो मटेरियल की अलग हो सकती है, लेबर की अलग हो सकती है। डायरेक्ट वर्ड का मतलब समझो, डायरेक्ट वर्ड का मतलब है विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाई एंड डायरेक्टली चार्ज टू द पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो दोस्तों हम इजिली आइडेंटिफाई और मेजर कर पाए और हम उसको डायरेक्टली चार्ज कर पाए, जिसको हम एलोकेबल कहते हैं, एलोकेशन कहते हैं। एक होता है अपोर्शनमेंट, जिसको हम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर पाते, उसको हम अपोर्शनमेंट कहते हैं। फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग पर्टिकुलर जॉब्स पे या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर। डायरेक्ट वर्ड का मतलब हो गया जहां किसी कॉस्ट पे डायरेक्ट लग गया, समझ लेना ऐसी कॉस्ट जो कि हम इजिली आइडेंटिफाई एंड मेजर कर पाते हैं और डायरेक्टली चार्ज भी कर पाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मतलब समझाया था डायरेक्टली चार्ज और अपोर्शनमेंट का मतलब, ठीक है सर। तो डायरेक्ट लेबर की डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों, डेफिनेशन सेम है क्योंकि डायरेक्ट वर्ड का आते ही क्या लिखेंगे, इट इज द कॉस्ट विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाई, मेजर भी कह सकते हो आप, क्योंकि विदाउट मेजर आप कॉस्ट तो रिकॉर्ड कर नहीं पाओगे, और डायरेक्टली चार्ज टू अ पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दैट द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट लेबर। लो लिखना, इसके अंदर लिखना, इट रेफर्स टू दैट लेबर, it refers to that labor which can be conveniently, which can be easily लिख लेते हैं, थोड़ा conveniently लिख लो, which can be conveniently identified, which can be conveniently identified कह लो और measured, identify, measure and directly charged to a particular जॉब, या आप कह सकते हो कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आगे जाकर बताऊंगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कह सकते हो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कह सकते हो, या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कह सकते हो। तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट आगे जाकर सीखेंगे, ठीक है भाई। देखो डायरेक्ट वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए, अब कहीं पर मटेरियल होगा, कहीं पर लेबर होगा, कहीं पर एक्सपेंसेस होगा। लेबर की कॉस्ट यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भैया लेबर कॉस्ट तो बहुत सारी होती है, जैसे कि हमने सैलरी दी, हमने वेजेस दिया, हमने लेबर को बोनस दिया, है ना, हमने और अलाउंसेस दे दिए। तो सारी किसको दे रहे हैं, जो पैसा खर्च हो रहा है एक लेबर पर, वो हो गई लेबर कॉस्ट। अब वो दो तरीके से डिफाइन है, एक को बोला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक को बोला इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हमने कहा भाई ऐसा पैसा जो खर्च किया जा रहा है लेबरों के ऊपर, वो पैसा जो लेबर के ऊपर खर्च किया जा रहा है, अगर वो आप इजिली आइडेंटिफाई, मेजर और डायरेक्टली चार्ज कर पाओगे तो हम उसको डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। और आप जब उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मेजर नहीं कर पाओगे या चार्ज नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, तो हम उसको इनडायरेक्ट पे कह देंगे। ऐसा पैसा, ऐसी कॉस्ट जो किसी लेबर के ऊपर इंकर्ड हो रही है, ऐसी कॉस्ट जो किसी लेबर के ऊपर इंकर्ड हो रही है। लेबर क्या करते हैं, लेबर मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्जन करते हैं। जब लेबर मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्जन करेंगे तो भैया उनको देनी पड़ेगी वेजेस,
ठीक है, उनको कभी कभी बोनस भी देना पड़ेगा मोटिवेशन के लिए। तो जो पैसा एक लेबर के ऊपर खर्च होता है दोस्तों, उसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक को बोला, हम एक को कहेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एक को कहेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हमने कहा भाई जो पैसा, यह है वो पैसा, 1 लाख रुपए मैंने लेबर के ऊपर खर्च कर दिया। मैंने कहा देखो 80,000 है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और 20,000 है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो भैया वो 80,000 आया कैसे? अगर आप किसी भी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो, मेजर कर पाते हो और डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर जॉब या प्रोडक्ट पे चार्ज कर पाते हो, तो हम इसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और ऐसे ही क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर हम इसको आइडेंटिफाई, मेजर या फिर डायरेक्टली चार्ज ना कर पाए तो फिर अपोर्शनमेंट करते हैं। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी तो समझ लेना, अपोर्शनमेंट और डायरेक्टली चार्ज का मतलब आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा इसे लिख लो, प्रोडक्ट भी लिख लो, प्रोडक्ट डायरेक्टली हम चार्ज करें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर। ठीक है सर। कहता है wages of such labor, wages of such labor are known as, wages of such labor are known as direct wages, wages of such labor are known as direct wages। भाई ऐसे wages, ऐसी लेबर कॉस्ट, सबसे पहले समझो ऐसी लेबर कॉस्ट जिसको हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा गया। असल में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्यों कहूंगा? क्योंकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई, मेजर और साथ में डायरेक्टली चार्ज कर पाते हैं। हम उसको इजीली आइडेंटिफाई, मेजर और डायरेक्टली चार्ज कर पाते हैं, इसलिए हम उसको डायरेक्ट कहते हैं। अब मैंने कहा भाई डायरेक्ट लेबरों को अगर हमने कोई वेजेस दी तो उसको हम डायरेक्ट वेजेस कहेंगे। देखो सर, अब यहां पर फ्लोइंग पेमेंट हो सकती है डायरेक्ट वेजेस की। एक लिस्ट में आगे लिखवा दूंगा कि कौन कौन सी पेमेंट को डायरेक्ट वेजेस कहा गया और कौन कौन सी पेमेंट को इनडायरेक्ट वेजेस कहा गया, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं दोनों का मतलब समझाऊंगा। पहले तीसरे चौथे पॉइंट पर आप लिख लीजिए इनडायरेक्ट लेबर, सॉरी कौन कौन सी पर्टिकुलर पेमेंट्स है जो डायरेक्ट लेबर में कवर होती है, कौन कौन सी पर्टिकुलर पेमेंट है जो इनडायरेक्ट लेबर में कवर होती है। आगे जाकर मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कॉस्ट शीट, वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि इनडायरेक्ट लेबर कौन कौन से होते हैं और डायरेक्ट लेबर कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब दोस्तों इनडायरेक्ट लेबर की डेफिनेशन क्या है? भाई वो भी ऐसी है, सिंपल। इट रेफर टू दैट लेबर विच कैन बी था ना ऊपर, इट कैन नॉट बी। बस इतना से डिफरेंस होता है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड का समझ गए ना दोस्त, तो मटेरियल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकालना आसान हो जाएगा, लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकालना आसान हो जाएगा और एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकालना आसान हो जाएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझिए, समझिए किसी भी कॉस्ट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब तभी हो पाएगा जब आप, अगर वो कॉस्ट आइडेंटिफाई, मेजरेबल और डायरेक्टली चार्जेबल रहेगा तो वो डायरेक्ट है, और अगर ये सब नहीं है तो वो इनडायरेक्ट है। तो मैं लिख देता हूं, वैसे डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है पर लिख देते हैं। इट रेफर्स टू दैट लेबर विच कैन नॉट बी, आ जाएगा दोस्तों अब, विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली, विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड, मेजर एंड डायरेक्टली, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, विच कैन नॉट बी आ गया ना वर्ड, कैन नॉट बी, ठीक है, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, ना कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना ही मेजर कर पाते हैं। हाँ कन्वीनियंटली मतलब इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इजीली मेजर नहीं कर पाते, इसका कन्वीनियंटली मतलब भी समझाया था मैंने आपको। और विच कैन नॉट बी डायरेक्टली चार्जेबल बट इट कैन बी अपोर्शनमेंट, ये अपोर्शन होता है, इसको बांटा जाता है। इट कैन नॉट बी चार्जेबल बट इट कैन बी, it can be apportionment, but can be apportionment, और एब्जॉर्ब भी कह सकते हो। अभी मैं आगे जाकर इसकी एक डेफिनेशन है वो भी आपको पढ़ाऊंगा कि अपोर्शनमेंट, एलोकेबल, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्ब का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी, तो यहां तक क्लियर होगी बात आपको। चलो तो अब एग्जांपल सुनो कि किस तरीके से आप समझोगे कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को कैसे अलग करा जाए। ठीक है, उसका एग्जांपल सुनना ध्यान से।
हेलो दोस्तों, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा चेंजमेंट दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ पर था, मैं कहाँ पर था सर? मैं था आपको डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के डेफिनेशन सिखाई मैंने आपको, मैंने मतलब बताया, फिर मैं एग्जांपल सिखा रहा था। तो आओ दोस्तों, एग्जांपल्स की मदद से सीखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस वर्ड के आगे डायरेक्ट लग जाता है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड, मेजर एंड डायरेक्टली चार्जेबल टू अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक। और जिस क्या इस शब्द के आगे, मतलब जिस लेबर के आगे इनडायरेक्ट लग गया, इसका मतलब उसको हम कैनॉट बी आइडेंटिफाई, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे और डायरेक्टली चार्ज भी नहीं कर पाएंगे। वो अपॉर्शनमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमारी कंपनी के अंदर 2 लेबर है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सारे लिखते जाएंगे, नोट सारे लिखते जाएंगे। स्टूडेंट पूछता है सर नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? भाई ये नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आपको साथ साथ लिखने हैं, वही तो है नोट्स, और अलग से क्या दूं? ठीक। तो एग्जाम्पल क्या है कि मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 टाइप के लेबर हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेबर। 2 टाइप के लेबर है इस कंपनी के अंदर। पहला टाइप के लेबर वन है, टाइप 1। इसके अंदर 5 लेबर है। हर एक लेबर को एट द रेट 500 रुपए पर डे के हिसाब से इनको सैलरी मिलती है। ठीक है सर। तो कितना? 2500 रुपये हो गया। 2500 रुपये वेजेस मिलता है 5 लेबर को। ये जो लेबर है ना दोस्त, ये लेबर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने में ही काम करते हैं और कहीं काम नहीं करते। मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है, वहीं पर ये काम करते हैं और कहीं काम नहीं करते। डिपार्टमेंट बोल लो या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसी प्रोडक्ट पे ये 5 लेबर काम करते हैं और कहीं काम नहीं करते। ठीक है सर। अब जो टाइप 2 लेबर है, दूसरे टाइप के लेबर है। अब ये लेबर है, इसके अंदर इसमें 2 लेबर है जिनको एट द रेट 400 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है, वेजेस मिलता है। 4 दूनी 8, ये हो गया 800 रुपए। अब ये 2 टाइप के जो लेबर है, टाइप 2 वाले जो लेबर है वो 2 लेबर है। अब ये जो लेबर है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, 4 डिपार्टमेंट में मिलकर काम करते हैं। 1 2 3 4। तो डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 और डिपार्टमेंट 4, 4 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा दोस्तों, इस डिपार्टमेंट में लगने वाली लेबर कॉस्ट क्या होगी, आप बता सकते हो क्या? इस डिपार्टमेंट में लगने वाली लेबर कॉस्ट क्या होगी, आप बता सकते हो? हाँ सर, हम बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। कैसे? कि इस डिपार्टमेंट में 5 लेबर काम करते हैं और 5 लेबर कहीं काम नहीं करते, इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये 5 लेबर जो 500 रुपए पर दिन का इनको दिया जा रहा है, तो 2500 रुपए की इनकी एक लेबर कॉस्ट होगी। अब दोस्तों, ऐसी कॉस्ट, ऐसी लेबर कॉस्ट जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अच्छा, अब मैं कहूंगा डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालो कि इस डिपार्टमेंट में कितने का खर्चा आ जाता है, इस डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट बनता है उस पर कितनी की कॉस्ट हम टोटल करें। मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है इस डिपार्टमेंट में, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी? तो हम कहेंगे 2500 रुपए इस प्रोडक्ट में चार्जेबल कर देंगे, डायरेक्टली एलोकेट कर देंगे, क्योंकि ये 2500 रुपए जो खर्च हुए इसी प्रोडक्ट बनाने में हुए। अब ये जो 2 लेबर जिनको 800 रुपए पर दिन के हिसाब से देते हैं, ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें अलग प्रोडक्ट बनता है, इसमें अलग प्रोडक्ट बनता है, इसमें अलग, और 4 डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, आगे पीछे जाते रहते हैं। अब मैंने कहा बताओ, या डिपार्टमेंट 1 के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें इसकी कितनी कॉस्ट डालेंगे, डिपार्टमेंट 2 में जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें इसकी कितनी कॉस्ट ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि भैया मुझे कॉस्ट निकालनी है। अब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे लेबर कॉस्ट भी तो ऐड करनी पड़ेगी उसमें, है ना? तो मैं कहूंगा कि इस प्रोडक्ट पे, इस 800 में से इस प्रोडक्ट में कितनी एलोकेट करूं, कितनी अपॉर्शनमेंट करूं, एलोकेट नहीं अपॉर्शनमेंट करूं, कितने डालूं, इसमें कितनी आएगी, इसमें कितनी आएगी, क्योंकि ये जो लेबर है, जो 800 रुपए खर्च किए जा रहे हैं इन 2 लेबरों पे, ये 4 जगह काम करते हैं, तो इन 800 रुपए का बर्डन 4 जगह पर जाएगा। पर जो ये 5 लेबर काम कर रहे हैं वो एक ही जगह काम कर रहे हैं, इसलिए इन 5 लेबर का जो कॉस्ट होगी वो एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही प्रोडक्ट पे जाएगा। तो फर्क आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ इस 800 में इस पे कितनी कॉस्ट जाएगी, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इस 800 में इस पे कितनी जाएगी, इस पे कितनी जाएगी और इस पे कितनी जाएगी, तो आप बता पाओगे कि 800 रुपए जो एक दिन का खर्च हुआ उसमें कितने रुपए खर्च हुए डिपार्टमेंट 1 में, कितने रुपए खर्च हुए डिपार्टमेंट। ये तो डिपेंड करता है कि उसने किस बेसिस पर काम करा।
अगर मैंने कहा ये 800 रुपए है, हमने कहा टाइम के बेसिस पर करो, इस 800 को जो हम बांटेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे, वो टाइम के बेसिस पर करेंगे कि भाई अगर 2 घंटे इस पे काम करा है, मतलब टोटल 8 घंटे काम करता है, तो 2-2 घंटे काम कर रहे चारों में, तो इक्वली बांट दो, 200 रुपए। अगर 3 घंटे यहां, 1 घंटे यहां, 2 घंटे यहां और 2 घंटे यहां वैसे काम करा है, तो भी उसी रेशियो में बांट दो। तो हम जब भी ऐसी लेबर कॉस्ट, ये भी एक तरीके की लेबर कॉस्ट है या नहीं? यस सर, ये भी लेबर कॉस्ट है। अब ये लेबर कॉस्ट जो 800 रुपए है, इन लेबर कॉस्ट को 4 अलग अलग प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट में बांटना है, क्योंकि ये लेबर 4 अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे। तो मैंने कहा ऐसे लेबर कॉस्ट जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट है, उनको हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम इनडायरेक्ट कहते हैं। और वो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं, मुझे बताओ इस वाले डिपार्टमेंट या इस वाले प्रोडक्ट में कितनी लेबर कॉस्ट लगी, आप डायरेक्टली बता दोगे, क्योंकि 5 लेबर लगे थे, एक दिन के 25 रुपए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी 25 रुपए की कॉस्ट है इस प्रोडक्ट पे चार्ज कर देंगे, ऐसे चार्ज कर देंगे, पूरा इकट्ठा एक साथ चार्ज कर देंगे, क्योंकि इन्हीं 5 जगह पर इन 5 लेबर इन्हीं इसी प्रोडक्ट पे काम करा। मैंने कहा ये जो 800 रुपए है, ये 800 रुपए अलग अलग डिपार्टमेंट चार्जेंगे एक बेस रखकर। वो एक बेस जो हमें बताया जाएगा वो चैप्टर में बताया जाएगा, ओवरहेड जब चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट का पार्ट है ना, इनडायरेक्ट ओवरहेड चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां अभी तो मैंने कहा टाइम बेस बांट दो भाई, एक बेस दे दिया। मैंने कहा भाई अलग अलग टाइम पे, इधर 3 घंटे काम किया, इधर 1 घंटा काम किया इस वाले पे, इधर 2 घंटे काम किया और इधर भी 2 घंटे काम किया, तो इस रेशियो में इस 800 को बांट दो। इस तरीके से बर्डन ट्रांसफर होगा प्रोडक्ट पर। क्लियर है या नहीं है? तो इस तरीके से बोला गया। ये तो एक लेबर कॉस्ट लेकर चला। ऐसी अलग अलग कॉस्ट होती है, जैसे बोनस, जैसे सैलरी देना, ये सभी तरीके की कॉस्ट होती है जो अलग अलग तरीके से बांटी जाती है। ठीक है जी। तो डिफाइन आपको समझ में आया कि व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर हो गया नहीं हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया। 5th पार्ट हम सीख रहे हैं, डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हो आप, और चार्जेबल एक्सपेंस भी कह सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस भी कह सकते हैं और चार्जेबल एक्सपेंस भी कह सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम चार्जेबल एक्सपेंस है। ठीक है सर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस, ठीक लिखेंगे इसके अंदर। डायरेक्ट एक्सपेंस आर दी एक्सपेंस, मैंने कहा ना जिस एक्सपेंस के आगे डायरेक्ट लग जाता है, इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाई, मेजरेबल एंड डायरेक्टली चार्जेबल, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस कहा गया। डायरेक्ट एक्सपेंस आर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस आर एक्सपेंस रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। ये बड़ा सिंपल है, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग सर्विस, सर्विस। तो अगर आपकी सर्विस देने वाली कंपनी है, तो अगर डायरेक्टली सर्विस से रिलेटेड वो खर्चा है या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वो खर्चा है, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सर्विसिंग प्रोसेस। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करते हो और मैन्युफैक्चर करने पे जो खर्चा हो जाता है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, अदर देन डायरेक्ट लेबर, उसके अलावा कोई खर्चा होता है, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है जी। विच कैन बी, इसे लिखो डायरेक्ट सर्विस, विच कैन बी आइडेंटिफाइड, विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। ठीक है जी। जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए, और जो कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड से खर्चा होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड से रिलेटेड खर्चा होता है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। आगे लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस इज अ एक्सपेंस अदर देन, डायरेक्ट एक्सपेंस इज एक्सपेंस, इज एक्सपेंस अदर देन, जो कि अदर देन है, अदर देन मतलब इसे छोड़कर, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर
कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। कॉस्ट मत लिखो, कॉस्ट में फिर सारा इंक्लूड होता है। अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो ऐसा खर्चा है जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को अलावा खर्चा है। डायरेक्ट मटेरियल के अलावा, वो तो है ही खर्चा, वो तो डायरेक्ट मटेरियल का एक हेड हो गया, डायरेक्ट लेबर का एक हेड हो गया। उसके अलावा अगर कोई खर्चा होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड होता है, सर्विसिंग से रिलेटेड होता है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं और इजीली आइडेंटिफाइबल हो क्योंकि डायरेक्ट वर्ड का यूज करा गया है। समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम एग्जाम्पल। सम एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो एक प्रोडक्ट बनाने में, मान लो एक प्रोडक्ट जो बनता है, मान लो 100 रुपए का बनता है। मान लो एक टीवी बनाना है, एक टीवी बन गया, मान लो उसकी कॉस्ट आ गई 20,000 रुपए। एक टीवी बनाने की कॉस्ट आई, बढ़िया टीवी बनाया, 20,000 रुपये आई, उसमें 20,000 का प्रॉफिट डाल दिया, 40,000 का हो गया। 40,000 का होने के बाद उस पर टैक्स लगा, टैक्स 18% का जीएसटी लग गया। अब दोस्तों टीवी बनाने की कॉस्ट आई कितनी? टीवी बनाने की जो कॉस्ट आई वो आई आपके पास 20,000 रुपए, ये तो होगी कॉस्ट। अब जो उसमें 18% का जीएसटी लग गया तो वो भी एक तरह का क्या है? खर्चा है। अगर टीवी हम कंजम्पशन बेसिस पर ले रहे हैं तो हमारे लिए 18% क्या है? वही खर्चा हो गया। तो जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस आ सकता है वो। कुछ इस तरीके से समझो। दूसरा एग्जांपल लो, मान लो कि आपने कंपनी का मान लो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग करना है कोई प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपने रॉ मटेरियल मंगवाया। अब रॉ मटेरियल पे जीएसटी दे दिया, तो वो जीएसटी जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जा सकता है। ठीक है जी, जीएसटी कहां का पार्ट माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा। रॉयल्टी का मतलब पता है आपको? रॉयल्टी जब हम पे करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस। मान लो मेरी बुक है, मैंने अपनी बुक में एक राइटर हूं, मैं अपनी बुक राइट करी, लिखा, बढ़िया तरीके से लिखा। अब आप एक पब्लिशर हो, तो मेरी जो बुक है मैंने आपको दिया, मैंने कहा सर मेरी बुक पब्लिश कर दीजिए और जितनी बुक बिकेगी उस पर हर बुक पे 500 रुपए मुझे दे देना। तो आपने कहा ठीक है सर। बुक का राइटर मैं हूं, पब्लिशर आप हो, आपने बुक को पब्लिश करा। पब्लिश करने के बाद हर बुक जितनी बिकेगी, एक बुक 1,000 रुपए की बिकती है तो 500 रुपए आप मुझे दोगे उसको। ये मेरी रॉयल्टी हो गई, ये मेरी फीस हो गई, रॉयल्टी। मेरी बुक बनाई ना, बनाने की मेहनत किसकी? मेरी। तो हर बुक पे बिकने पर 500 रुपए लूंगा। अकाउंट में पढ़ा होगा रॉयल्टी चैप्टर, तो वहां पर आपको डिटेल बताया जाएगा। ये तो बेसिक बातें बता दी। तो रॉयल्टी क्लियर है या नहीं है? तो रॉयल्टी आपके पास क्या है दोस्तों? रॉयल्टी एक तरीके का पैसा जो देना होता है फर्म को, पब्लिशर कह सकते हो। तो रॉयल्टी एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक तो बहुत लंबी लिस्ट है। तीसरा जैसे कि सुपरवाइजर फीस, सुपरवाइजर फीस होगी जो आपके पास लेबर को सुपरवाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने किसी पर्सन को रखा कि भाई लेबर को देखते रहना, ये करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना वगैरह। सुपरवाइजर फीस ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ सकता है। ठीक है जी, बहुत सारी चीज हो सकती है। अगला एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क। इसका मतलब मान लो मेरी एक बल्ब की मतलब बल्ब मैन्युफैक्चर करने की वो है एक, तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क, मान लो मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग, फिलिप्स जानते, फिलिप्स जो बल्ब बनाता है, बल्ब, तो फिलिप्स जब बल्ब बनाते हैं तो बहुत सारे बल्ब मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जो डिफेक्टिव निकल जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम। अब उसको अगर रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफाई करने के लिए अलग से खर्चा होगा, तो ऐसे खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस कहा गया। क्लियर है नहीं है? चलो, इसके बाद मान लो एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट। मान लो मुझे मार्कर बनाना और ऐसा मार्कर बनाना है जो कभी सूखे ना, मतलब उसकी इंक ना सूखे, तो ऐसी कॉस्ट के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? उस पर एक्सपेरिमेंट कराना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट लगेगी। तो वो एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट क्या मानी जाएगी? डायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया जाएगा। एक्सेट्रा लिख देता हूँ, बहुत सारी चीजें, एक लिस्ट बना दूंगा मैं आपको, एंड में बता दूंगा कि क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, आगे आगे। रॉयल्टी कभी कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, बट आगे आगे सीखेंगे। चलो आगे आगे सीखेंगे। ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, और ये अदर देन मटेरियल और अदर देन लेबर होते हैं, जो कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेंगे और कुछ खर्चे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग रही हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ सकता है। क्लियर है या नहीं है? चलो, तो यहां पर फिफ्थ हमने पॉइंट कर लिया है। ठीक है जी, चलो अब मेरी एक बात सुनना, मैं बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूं कि ऐसा खर्चा
जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्च किया जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या सर्विसिंग देने के लिए खर्च करना पड़ेगा, ऐसे खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और वो खर्चा जो किसी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खर्च नहीं किया जाता, उसके अलावा अगर वो खर्चा नहीं करा तब भी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, उसके अलावा अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखिए 6th पॉइंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 6 पॉइंट लिखेंगे दोस्त, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इट रेफर टू दोज एक्सपेंस विच कैन नॉट बी, इट रेफर टू दोज एक्सपेंस, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंस it refers to those expense which not relating to manufacturing process, which not relating to manufacturing process, ये बहुत सारे हो सकते हैं, which not relating to manufacturing process, which not relating to manufacturing process। दोस्तों ये ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस का तो कोई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये ओवरहेड में कवर होता है तो ओवरहेड में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पर दोस्तों इसका ना एक सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसका एक सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों। जब मैं डायरेक्ट एक्सपेंस का सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी मैंने कोई डिटेल नहीं पढ़ाया, अभी मैं बहुत ऐसा पढ़ा दिया, बहुत छोटे लेवल पे। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना इसका, ठीक है, तब गए कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग, वैसे 10 लगता है इस पे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो वो जब हम पढ़ेंगे दोस्तों तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, ओवरहेड वाले कॉस्टिंग के अंदर है। तो इट रेफर टू दोज एक्सपेंस विच नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इजिली, एंड विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इजिली। जैसे कि बताओ अगर मैंने कहा सिंपल बात समझो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड से रिलेटेड नहीं है, किसी और खर्चा है जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि ऐसे खर्चे अगर नहीं भी होंगे तब भी मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी एक प्रोडक्ट की। तो कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग में कोई यूज नहीं है और वो खर्चे होने होते हैं? जैसे कि सम एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अकाउंट्स बनवाना अकाउंटेंट से। मैं अकाउंटेंट से अकाउंट्स बनवाऊंगा तो भैया कुछ एग्जांपल ये है कि आप अकाउंट्स बनवाओगे तो अकाउंटेंट की फीस जो प्रोवाइड करोगे वो खर्चा, अकाउंट्स मेंटेन करने का खर्चा, ठीक है। मान लो दूसरा, आप अकाउंट्स बनवाओगे तो ऑडिट भी करवाना पड़ेगा आपको, चेकिंग करवानी पड़ेगी अकाउंट से, कोई प्रोफेशनल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डिपेंड करता है कि कौन सा किस चीज के लिए ऑडिट करवा रहे हो। तीसरा, जैसे कि लीगल फीस कभी कभी आपको देनी पड़ती है, लीगल चार्जेस है, लीगल फीस मतलब कोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, ये लीगल फीस में कवर हो जाते हैं। तो ऐसे खर्चे, अब ये खर्चे नहीं होंगे क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी? होगी। एक कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो होगी ना भाई, अकाउंट का मेंटेन करना, ऑडिट फीस प्रोवाइड देना, लीगल फीस देना, इससे क्या मतलब, किस चीज से, इससे क्या मतलब दोस्तों, क्या मैन्युफैक्चरिंग से? अरे अकाउंट नहीं बनाओगे, ऑडिट नहीं करवाओगे, लीगल फीस नहीं दोगे तो क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी? होगी। तो ये खर्चे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते, अदर देन होते मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मटेरियल का तो नहीं है, ये लेबर का तो नहीं है, पर ये खर्चे क्या है? अकाउंट मेंटेन, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी देना। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हो तो फिर वो कहां कवर हो जाएगी? डायरेक्ट एक्सपेंस में। और अगर इलेक्ट्रिसिटी आप मैन्युफैक्चरिंग के नहीं, ऑफिस के अंदर यूज कर रहे हो तो ऑफिस वाले पर्सन को सैलरी देना, तो ये इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। ऑफिस के पर्सन को सैलरी देना इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे खर्चे जो नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ जाएगा आपको। अकाउंट्स बनवाना, ऑडिट फीस, पानी का खर्चा, चाय पानी का खर्चा जो ऑफिस में हो रहा है, ऑफिस के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, ये सभी कहां कवर हो जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कवर हो जाएंगे। और मैंने कहा जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनको क्या कहा मैंने? ओवरहेड। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, ये सब कहां कवर हो जाएगा? ओवरहेड में। तो इनको ओवरहेड करके पढ़ते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलो ठीक है जी। तो अभी मैंने बेसिक बातें करके आपको इतना बेसिक बताया है, सिर्फ ये आपके दिमाग में बैठ जाए कोई चीज है, बस ये मत समझना कि ये डीपली है। मैंने आपको बताया ये डीपली वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि एक वर्ड काम आपको मतलब समझाना है जिससे आप आगे बढ़ सको। डीप तभी आप पढ़ जा सकते हैं जब हम इसका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, वहां होता है डीपली, क्योंकि वहां हर चीज पे बात होती है। ठीक है सर। तो यहां पर अभी कुछ बातें ऐसे लगेगी आपको, शायद आपको डाउट सा हो रहा है, पर इतना डाउट नहीं हो रहा होगा क्योंकि बहुत
देखो पहले क्या कहते हैं, इन द सेंस कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप शुरुआत में ही इतना घुस घुस के पड़ जाओगे तो भैया फिर नहीं पढ़ पाओगे, फिर बोर हो जाओगे। तो हमने स्टार्ट करा था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हाँ मैं कह रहा हूं कि डीपली जाएंगे पर जब जिस टाइम जब आएगा तब जाएंगे, ठीक है जी। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके के एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल में दो टाइप के मटेरियल बोला गया, एक को डायरेक्ट मटेरियल, एक को इनडायरेक्ट मटेरियल बोला गया, ऐसी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ऐसी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने सभी बातें आपको बताई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सभी डायरेक्ट वाले एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं उसको। और सभी इनडायरेक्ट वाले एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ओवरहेड बन जाता है। तो प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन अगर कहूं तो प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, और ओवरहेड इज सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये इसका है। कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम डीपली पढ़ लेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल में डेफिनेशन में कवर होती है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो अभी तो बस बेसिक डेफिनेशन करा रहा हूं जिसमें आपको चीजें समझ में आने लगे। सारे नोट्स उतार लो, सही सही तरीके से उतारना, नोट्स को मत छोड़ने का। अब कुछ बेसिक और बेसिक बातें पढ़ते हैं। ये तो चलो एलिमेंट्स खत्म हो गए मेरे। आज की क्लास में थोड़ी और बेसिक बातें पढ़ते हैं जो पढ़नी जरूरी है, जो पढ़ना चाहिए। बाकी पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में कुछ बेसिक बातें करते हैं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने ऊपर भी यूज करा था इसका वर्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था, ऊपर वर्ड यूज करा था मैंने कहीं, मैं आपको दिखाता हूं, लेबर में यूज करा था। फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट यूज करा था ना। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, आओ जरा इसके बारे में सीखते हैं। ये कुछ नया पॉइंट है, ठीक है, ये इसमें एलिमेंट्स में कवर नहीं हुआ, नया पॉइंट लिखना इसमें। पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज अ टेक्निकल नेम। एक टेक्निकल नेम है ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज अ टेक्निकल नेम ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज अ टेक्निकल नेम ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर अ प्रोडक्ट लिखो, ऑफ नहीं, फॉर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज अ टेक्निकल नेम फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट और सर्विस का टेक्निकल नेम को कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा गया। जैसे कि प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, एक सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट को हमने एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला टेक्निकल नेम में, ठीक। जैसे कि ए आ प्रोजेक्ट, आ डिपार्टमेंट। समझना ध्यान से मैं क्या समझाना कह रहा हूं। जैसे कि हम बोलते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में कि यार हमारे को एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट पे हमें वर्क करना है, या हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में काम करना है, या कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या कोई सर्विस की बात कर रहे हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट, आ डिपार्टमेंट, आ सर्विस, आ प्रोडक्ट, तो जब ऐसी बात होती है उसको टेक्निकल नेम में कॉस्ट में कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो समझ लेना किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है, या किसी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, या किसी एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, या प्रोडक्ट की या सर्विस की, या किसी एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, किसी सर्विस की या प्रोजेक्ट की, या कोई डिपार्टमेंट की बात हो रही है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये होता है। तो एक टेक्निकल नेम है, बाकी कुछ नहीं है भाई। एक डिपार्टमेंट को हमने कहा कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एक प्रोजेक्ट को हमने कहा कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। ऐसी कोई सच डेफिनेशन नहीं है इसकी, ठीक है जी, बात क्लियर होगी। चलो दूसरा पॉइंट में कह रहा है, अगर हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट को ब्रॉडर लेवल में बात करें तो उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं, और अगर हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट को लोअर लेवल में बात करें तो हम उसको कॉस्ट यूनिट कहते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर कॉस्ट सेंटर, दो वर्ड यहां से निकले, फिर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो वर्ड एक जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा, जब हमने डायरेक्ट लेबर बताया वहां कॉस्ट ऑब्जेक्ट आया तो उसका मीनिंग समझ लिया। कॉस्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे तो दो चीज और निकल कर आ रही है यहाँ पर, एक कॉस्ट सेंटर और एक कॉस्ट यूनिट। तो सबसे पहले लिखना, कहता है at a broader level, at a broader level, अगर वाइड देखा जाए, at a broader level the cost object may be named as, the cost object may be named as cost center, may be named as cost center। अगर मैं ब्रॉडर लेवल की बात करूं तो कॉस्ट सेंटर कहा गया। Similarly, whereas whereas at a lowest level,
level, it may be called as cost unit. It may be called as cost unit. अब चीज समझ तो नहीं आई ब्रॉडर लेवल को, तो आप वो मत समझिए, आप ये समझिए कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट यूनिट क्या होता है। दो वर्ड का इन्वेंशन हुआ कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, कि अगर हम वाइडली देखा जाए कॉस्ट ऑब्जेक्ट को हम कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं, और अगर हम नैरो में देखा जाए या लोवेस्ट में देखा जाए तो हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कॉस्ट यूनिट भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर एक्चुअल में क्या मतलब है और कॉस्ट यूनिट का एक्चुअल में क्या मतलब है। कॉस्ट सेंटर लिखेंगे, कॉस्ट सेंटर दो तरीके के होते हैं। कॉस्ट सेंटर आर ऑफ टू टाइप। कॉस्ट सेंटर आर ऑफ टू टाइप। कॉस्ट सेंटर दो टाइप के होते हैं। पहले हमने बोला पर्सनल कॉस्ट सेंटर, दूसरा हमने बोला इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर दो तरीके होते हैं, पहला पर्सनल कॉस्ट सेंटर, दूसरा इम्पर्सनल। अब भाई पर्सनल कॉस्ट सेंटर कौन सा होता है, लिखेंगे भाई पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन। याद है आपको, कभी कभी आप बोलते हो ट्यूशन सेंटर। अब ट्यूशन सेंटर में क्या होता है, ट्यूशन एक होता है होम ट्यूशन, एक होता है ट्यूशन सेंटर। फर्क होता है दोनों में, आपको पता है। होम ट्यूशन में जब हम बात करते हैं तो एक बच्चा होता है, ट्यूशन सेंटर की हम बात करते हैं तो वहां बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। तो कहा कि अगर आप बात कर रहे हो कॉस्ट सेंटर, वो भी पर्सनल कॉस्ट सेंटर की, तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर वो सेंटर हुआ, सेंटर मतलब जहां पर कोई ना कोई लोग है या कोई लोकेशन या कोई इक्विपमेंट्स रखा हुआ है आपने। सेंटर मतलब एक जगह कह सकते हो, लोकेशन। ऐसी जगह जहां पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो या एक पर्सन हो, या एक पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, तो उसको बोलते हैं पर्सनल कॉस्ट सेंटर। और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर किसी लोकेशन को हमने कहा इम्पर्सनल, जहां पर्सन की बात आ रही हो, चाहे एक पर्सन हो या एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो, तो हम वहां पर बोलते हैं पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो गया वो। भाई ऑफिस एक सेंटर है क्योंकि वहां लोगों का पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन है ना, तो वो क्या हो गया, कॉस्ट सेंटर कहलाएगा। ठीक है जी। दूसरा, तीसरा इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या हुआ, कंसिस्ट ऑफ अ लोकेशन। किसी लोकेशन को हम इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं जहां पर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन ना हो। जहां पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं उस जगह को पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। और जहां पर पर्सन नहीं होता, किसी एक लोकेशन जगह या ऐसी जगह जहां पर आपने अपने इक्विपमेंट्स रखे हुए, इक्विपमेंट्स एक इक्विपमेंट रखा हो और आ ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट। मशीन अगर इस जगह पर रखी है, फैक्ट्री के अंदर आपकी बहुत सारी मशीन है, तो वो क्या बन गया, कॉस्ट सेंटर बन गया, वो भी इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। फैक्ट्री के अंदर लोग भी है तो वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर ही बन गया। तो जिस जगह पर आपके पास इक्विपमेंट वगैरह या ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट या इक्विपमेंट रखा होता है, वो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहते हैं। और कॉस्ट सेंटर पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जहां पर पर्सन ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन होता है। ठीक है जी। चलो, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूंगा तो प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट है, तो उसने कहा डिपार्टमेंट क्या है, हमने कॉस्ट सेंटर कह दिया उसको। वहां पर क्या है, प्रोडक्शन में वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, वहां पर मशीनें रखी होगी, वहां पर पर्सन होंगे, तो हमने कहा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हो सकता है। ऐसी जगह जहां पर ग्रुप ऑफ अ पर्सन हो या फिर पर्सन हो या इक्विपमेंट है या ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट हो या लोकेशन हो, उस जगह को कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। दो भागों में बांटा, पर्सन वाले को बोला पर्सनल कॉस्ट सेंटर और अदर देन पर्सन वाले को बोला इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ठीक है जी। ठीक है, देखो एग्जांपल प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में क्या क्या होगा, यहां पर मशीनें रखी होगी,
रखी होगी नहीं होगी? जहां पर प्रोडक्शन होगा वो मशीन होगी। यहां पर क्या होगा, इसमें क्या होता है मेनली, इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा जाता है फिनिश गुड में, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा जाता है फिनिश गुड में। और ऐसी जगह जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करा जाता है और वहां पर मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स है, तो हमने कहा वहां पर मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स है, तो हमने कहा क्या हो गया वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, उसको एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बोल दिया। ऐसे ही हमने कहा सर्विस कॉस्ट सेंटर, जहां पर प्रोडक्शन तो नहीं होती, सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीन रिपेयर, मशीन का रिपेयर और मेंटेनेंस कराने के लिए, ये क्या प्रोडक्शन थोड़ी ना है, ये तो हम किसी चीज की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहा कोई पर्सन जो रिपेयर मेंटेनेंस कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब क्या आ जाता है सर्विस कॉस्ट सेंटर में। तो कॉस्ट सेंटर एक जगह है जहां ग्रुप ऑफ पर्सन है या फिर पर्सन है या इक्विपमेंट है या ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट है, उसको हमने कॉस्ट सेंटर कहा। ठीक है जी, चलो बेसिक बातें हैं कॉस्ट सेंटर, इतनी सी समझिए जितनी मैं बता रहा हूं आपको, इतना ही इनफ है दोस्तों। एमसीक्यू वगैरह पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट सेंटर में दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या आ गया, इम्पर्सनल में क्या हो गया। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कॉस्ट यूनिट की। बात कर ली कॉस्ट यूनिट, तो कॉस्ट यूनिट क्या आता है, ये एक बेस होता है, हिंदी में बता रहा हूं, वैसे इंग्लिश में लिख दूंगा। ये एक बेस होता है जिस बेस पर हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, जिस बेस पर हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सर मतलब समझ नहीं आया, अभी बताता। मैंने कहा एक होटल की कॉस्ट निकाले, होटल कॉस्टिंग करो, होटल की कॉस्ट निकालो, तो आपने कहा सर होटल कॉस्टिंग करने के लिए हम किस बेस पर होटल की कॉस्टिंग करेंगे, नंबर्स ऑफ रूम के बेस पर। भाई कितने नंबर्स ऑफ रूम है, पर रूम के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा होटल कॉस्टिंग करनी है, तो मुझे बताओ ऑन एन एवरेज अगर मैं होटल खोलूंगा तो मेरी कितनी कॉस्ट आएगी पर रूम के हिसाब से। हमने कहा ना रूम पर रूम के हिसाब से, तो हमने कहा नंबर ऑफ रूम हमारा क्या है कॉस्ट यूनिट, नंबर ऑफ रूम क्या मान लिया कॉस्ट यूनिट। जैसे कि मैंने कहा ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, जैसे कि जो कंपनी ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल नहीं, ऑटोमोबाइल कंपनी वो कंपनी होती है जो व्हीकल्स बनाती है। ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा नंबर ऑफ व्हीकल, हमने क्या कहा नंबर ऑफ व्हीकल। भाई कंपनी अपनी कॉस्ट किस बेस पर मेजर करेगी भाई, पर क्या होगा नंबर ऑफ व्हीकल, एक गाड़ी इतने रुपए की है ना, ऐसी तो कॉस्ट होती है ना, ऐसी तो कॉस्ट होती है। जैसे कि हॉस्पिटल की अगर कॉस्ट निकालनी हो तो पर बेड भी निकाल सकते हैं या पर रूम भी निकाल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप, आपसे मैं पूछ रहा हूं, जैसे कि हम पूछता हूं कि भाई एक पेन की कॉस्ट क्या है, तो पेन वाली फैक्ट्री क्या होती है, पेन पर पेन की कॉस्ट निकालिए, पर पेन हमारा क्या है बेस, किस बेस पर आप कॉस्ट निकाल लो, पर 100 पेन पे या पर क्विंटल पे। कोई कोई क्या होता है पर क्विंटल के हिसाब से कॉस्ट निकालता है कि भाई गेहूं लेना है तो पर क्विंटल इतने रुपए का मिलेगा, है ना। तो कहता है पर केजी के हिसाब से, पर ग्राम के हिसाब से, वो डिपेंड करता है अलग अलग इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। तो वो जो बेस रखकर आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं हम कॉस्ट यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मेरे को एक रूम चाहिए, तो आपने कहा भाई हॉस्पिटल में एक रूम चाहिए, तो आपने कहा सर एक रूम का जो कॉस्ट आएगी वो 2500 रुपए आएगी, हॉस्पिटल वाले ने मुझे बताया। तो हॉस्पिटल वाले ने जो कॉस्ट कैलकुलेट करी है वो किस बेस पे करा है, पर रूम के बेसिस पर। आया समझ में, तो पर रूम जो है वो क्या है कॉस्ट यूनिट। क्लियर है या नहीं है, क्लियर। तो अगर मैं कहूं और एग्जांपल लेना हो तो जैसे कि केबल, मीटर के हिसाब से पर मीटर, है ना, 1 मीटर इतने रुपए का। आप कोई केबल वायर लेने जाते हो तो पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट लगती है। सीमेंट, सीमेंट कंपनी क्या करेगी पर बैग के हिसाब से भी ले सकती है, एक कट्टा सीमेंट का कितने रुपए का, इससे भी मेजर कर सकती है कॉस्ट को, या पर टन के हिसाब से कर सकती है, वो इकट्ठा ले रही तो पर टन के हिसाब से, है ना। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी किस बेस पे कॉस्ट निकालती है, 3 रुपए पर किलो आवर, 3 रुपए जैसे बोलते हैं किलोवाट पर आवर, ऐसे नहीं बोलती, पर आवर के बेसिस पर निकालती है, 1 घंटे में आप कितनी किलोवाट यूज कर रहे हो, तो किलोवाट पर आवर। आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे कहते हैं सर मुझे 5 किलो चीनी दे दो,
तो आपको जो कॉस्ट बताता है पर केजी की बताता है ना, तो वो पर केजी जो है वही कॉस्ट यूनिट होती है दोस्तों। क्या कहते हैं? वही कॉस्ट यूनिट होती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, इसकी तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, धीरे धीरे करके हम चीजों को समझेंगे। ये हम पढ़ेंगे ना आगे जाकर, हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। तो वहां पर इसको और अच्छे से सीखेंगे। वहां पर तो कॉस्ट यूनिट क्या होती है? जिस बेस पर हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट, पर प्रोडक्ट, पर क्विंटल, पर ग्राम, पर केजी, ये सब इस बेस पर ये होती है दोस्तों कॉस्ट यूनिट। समझ में आया? क्लियर है? ठीक, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बातें हमें सीखनी है, जो बातें बच जाएगी वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, मतलब पार्ट 2 वाली थ्योरी में कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों जितनी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं उतनी बातें बस प्रैक्टिकल के लिए काम आ जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अभी हमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए उतनी थ्योरी कवर करते हैं, क्योंकि पहली चैप्टर में जो थ्योरी है, और किसी चैप्टर में थ्योरी इतनी बोरियत नहीं रहने वाली जितने पहले चैप्टर में होती है। ये तो मैं वो चीज करा रहा हूं जो बोरियत नहीं है। सोचो इससे भी बोरियत कुछ हो सकता है, मतलब अगर आपको ये बोर लग रहा है थोड़ा, मतलब वैसे मैं बोर होने नहीं दे रहा, कोशिश है मेरी पूरी बोर नहीं होंगे, पर अगर आपको ये बोर लग रहा है तो समझ लेना भैया इससे भी बोरियत वाली थोड़ी है पार्ट 2 में। उसमें बस क्या है, चीजें समझनी है, हिंदी में बताना है, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसमें कोई मजा नहीं आता, जैसे कि इसमें बड़ा मजा आ रहा था चीजों को समझाने में ना। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने कवर करा है, इसको मैं खत्म करता हूं। बाकी जो बच जाएगा वो हम पार्ट 2 में पक्का 100% कवर करेंगे, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है जी, कोई भी थ्योरी नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी है, कोई भी चीज नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने पार्ट 2 के अंदर दो बार, पार्ट 1 के अंदर हमने 3 चीजें ली थी बस, जो हमारे प्रैक्टिकल में काम आने वाली है। एक तो एलिमेंट कॉस्ट ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कि बेसिकली हमने उसके साथ जो जुड़े हुए वर्ड थे वो भी हमने कवर कर लिए। और अब इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इससे जरूर पूछा जाता है एमसीक्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसमें लगेगी 2 से 3 क्लास दोस्तों। तो नेक्स्ट, आज ये क्लास छोटी थी क्योंकि मुझे इतना पार्ट कवर कराना था। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कवर हो जाएगा, ये सब, ये बाकी जो चीजें है ना, ये पार्ट 2 ये सब कवर हो जाएगी, टेंशन मत दीजिए आप। बस जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करते जाइए, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपर्ट से आपको स्टार्ट कराना है। क्योंकि आपको कॉस्टिंग में देखा होगा कि भाई 3 4 5 10 क्लास, 5 6 क्लास हो गई और थ्योरी थोड़ी चल रही है, तो मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होना जरूरी है। तो अब स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अगली क्लास के अंदर, और उसको समझेंगे कितने हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।